नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान अध्याय 7 के अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि सजीव अपने अनुरक्षण के लिए कुछ जैव प्रक्रम करते हैं, जैसे श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन आदि। ये सभी क्रियाएं नियंत्रण और समन्वय में होती हैं। तो हम जानें कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। नियंत्रण अर्थात कंट्रोल, जैसे कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा मस्तिष्क सोचने समझने की क्रियाओं को करता है और यह भूख प्यास आदि की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसी तरह जब हम तेज रोशनी में देखते हैं तो हमारे आंखों की पुतली छोटी हो जाती है और प्रकाश की मात्रा को अंदर जाने का नियंत्रण करती है। अब हम जानें कि समन्वय क्या है। तो हमारा शरीर जो कि विभिन्न तंत्रों के माध्यम से अपने कार्य को करता है और ये सभी तंत्र एक दूसरे के सहयोग के साथ कार्य करते हैं। जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ये ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। पाचन तंत्र पाचन का कार्य करता है और अंत में इस पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब कभी हम डर जाते हैं तो हमारे शरीर में डर के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। हम तेजी से उस डर से बचने के उपाय करने लगते हैं या हम भागने लगते हैं। उस समय ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी श्वसन की दर बढ़ जाती है और हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। और आप सोचिए, अगर उपयुक्त क्रियाओं में से एक क्रिया भी ना हो तो हम दौड़ने में असफल हो जाएंगे और डर पैदा करने वाली घटना के कारण हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे शरीर में सारी क्रियाएं नियंत्रण और समन्वय में या सारे अंग एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करते हैं। जंतुओं के शरीर में नियंत्रण और समन्वय मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय 2 विधियों से होता है। पहला तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा हार्मोनल नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की क्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है, जबकि हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय की क्रिया जंतु और पौधों दोनों में पाई जाती है। अगर हम हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय को देखें तो यह धीमी गति से होने वाली जैविक और उपापचयी क्रियाओं तथा शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करती है, जबकि तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की क्रिया शरीर की उन क्रियाओं जैसे कि चलना, दौड़ना, भोजन ग्रहण करना, किसी चीज को याद रखना या दुर्घटनाओं से बचने के उपाय खोजना आदि का नियंत्रण और समन्वय करती है। अब हम देखें तंत्रिका तंत्र क्या है। तो वह तंत्र जो सोचने समझने, किसी चीज को याद रखने और शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करके शरीर पर नियंत्रण रखता है, इसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। प्रत्येक तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के
एक संगठित जाल का बना होता है, अर्थात कई तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका जाल और तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। यह सूचनाओं को विद्युत आवेश के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस अध्याय में हम तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क की संरचना तथा मेरुरज्जु की संरचना के बारे में जानेंगे। साथ ही हम मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, यह भी देखेंगे। आइए अब हम तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों को पहचानते हैं। तंत्रिका कोशिका दो मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग है कोशिका काय या साइटोन। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये इतना भाग इसका कोशिका काय या साइटोन कहलाता है। दूसरा भाग होता है कोशिका प्रवर्ध। तो साइटोन से निकलने वाले प्रवर्ध जो कि दो तरह के होते हैं। पहले प्रवर्ध होते हैं द्रुमिका या डेंड्राइट्स और दूसरा प्रवर्ध होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पहले हम देखें कि कोशिका काय क्या है। तो किसी तंत्रिका कोशिका का अगला सिरा कोशिका काय कहलाता है। इसमें बीच में आपको एक केंद्रक दिखाई दे रहा है और इस केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। इस कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे कण भी होते हैं जिन्हें निसिल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। इस कोशिका काय से दो तरह के प्रवर्ध निकलते हैं। पहले प्रवर्ध जो कि संख्या में अधिक हैं और आकार में छोटे हैं, इन प्रवर्धों को द्रुमिका या डेंड्राइट्स कहा जाता है। आपको एक यह लंबा प्रवर्ध दिखाई दे रहा है। इस लंबे या बड़े प्रवर्ध को, जो कि लंबा, पतला, बेलनाकार है, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। इसे एक्सॉन भी कहते हैं। ये तंत्रिकाक्ष अंतिम सिरे पर जाकर कई शाखाओं में बंट जाता है और इन शाखाओं को टीलोडेंड्रिया कहते हैं। टीलोडेंड्रिया का अंतिम सिरा, ये जो आपको बटन के जैसी रचनाओं के रूप में दिखाई दे रहा है, इन्हें टर्मिनल बटन्स कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से दो भागों से बनी है। पहला भाग है कोशिका काय या साइटोन और दूसरा भाग है कोशिका प्रवर्ध या सेल प्रोसेस। अब हम देखें कि यह तंत्रिका कोशिका सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करती है। तंत्रिका कोशिका का कार्य सूचनाओं और संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में भेजना और मस्तिष्क या मेरुरज्जु से आदेश को ग्रहण करके कार्यात्मक अंग में भेजना होता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्टोर में कोई सामग्री खरीदने जाता है, तो वह सामग्री की ओर देखता है, तो देखने की सूचना या वस्तु का चित्र मस्तिष्क में बनता है और मस्तिष्क जब हाथ को आदेश देता है किसी वस्तु को उठाने का, तो हाथ उस वस्तु की ओर बढ़कर उस वस्तु को उठाता है। तो इस तरह से संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। अब एक तंत्रिका कोशिका से संवेदना दूसरी तंत्रिका कोशिका में कैसे जाती है। तो दो तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से किसी विशेष बंध से जुड़ी रहती हैं। इसे हम युग्मानुबंध या साइनेप्स कहते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि साइनेप्स या युग्मानुबंध क्या है।
तो हम यहाँ चित्र को ध्यान से देखें। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के पास ये कई डेंड्राइट्स हैं और इसके अंतिम सिरे वाले भाग को हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया, और टीलोडेंड्रिया का अंतिम सिरा टर्मिनल बटन्स कहलाता है। तो एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स दूसरी तंत्रिका कोशिका के टीलोडेंड्रिया के साथ जिस विशिष्ट संधि से जुड़ते हैं उसे हम युग्मानुबंध कहते हैं, और युग्मानुबंध के कारण ही ये तंत्रिका कोशिकाएं जाल के जैसी रचना बनाती हैं और संदेश को ग्रहण करके विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका को देती हैं। अब ये जो विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में संवेदनाएं आगे बढ़ रही हैं, ये साइनेप्सिस वाले भाग पर एसिटाकोलिन नाम का रसायन उत्पन्न होता है और उसके द्वारा ही संवेदना एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होती है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र दो भागों का बना होता है, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये मस्तिष्क या ब्रेन वाला भाग है और इसके अंतिम सिरे से ये जो नली दिखाई दे रही है, पतली सी नली के जैसी रचना, इसको हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड कहते हैं। और ये जो ब्रेन है यह ब्रेन बॉक्स के अंदर, और ये जो मेरुरज्जु है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित होती है। अब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ रहे हैं, इसके बाद जो दूसरा तंत्रिका तंत्र है यह है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और यह तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व निकलती हैं, और ये सभी तंत्रिकाएं शरीर में जाकर जाल के जैसी रचना बनाती हैं। आइए अब इस चित्र के माध्यम से हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों को देखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क 3 मुख्य भागों से बना होता है, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के ये 3 प्रमुख भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह भाग आपको अग्र मस्तिष्क दिखाई दे रहा है। अग्र मस्तिष्क में पुनः 4 भाग होते हैं। पहला भाग है प्रमस्तिष्क, ये जो आपको बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है ये प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध से बना होता है, और ये जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं वो एक दरार के द्वारा 2 भागों में बटे होते हैं। ये नीचे जाकर के ये कार्पस कैलोसम नाम की रचना से जुड़े होते हैं। ये आपको कार्पस कैलोसम नाम की रचना दिखाई दे रही है जिससे ये भाग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने अग्र मस्तिष्क का पहला भाग प्रमस्तिष्क देखा। अब अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह भूख, प्यास और ताप तथा भावनाओं का केंद्र होता है। अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग है घ्राण पिंड, जो हमको इस चित्र में नहीं दिख रहा क्योंकि यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध के अग्र सिरे पर 2 पिंड के रूप में होता है। तो जो घ्राण पिंड वाला भाग है वह गंध उद्दीपन को ग्रहण करने का काम करता है। अग्र मस्तिष्क का चौथा भाग है डायनसेफेलॉन, और वह भाग भी यहाँ से हम नहीं देख पा रहे हैं, वह प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे होता है। ये जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध बने हुए हैं, इन प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे कौन सा भाग होता है? डायनसेफेलॉन का, जो कि एक कीप जैसी रचना से ढका होता है।
इस तरह से एक कीप के जैसी रचना से ढका हुआ डायनसेफिलॉन है, और इस कीप जैसी रचना को इनफंडीबुलम कहते हैं। और इस इनफंडीबुलम आगे जाकर हाइपोफाइसिस से जुड़ी होती है और दोनों मिलकर पीयूष काय या पीयूष बॉडी नाम की अंतःस्रावी ग्रंथि बनाते हैं, जिसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये चित्र में ये पीयूष काय या पीयूष बॉडी है, और ये पीयूष बॉडी किससे बनी है? डायनसेफिलॉन, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे है, उसके ऊपर कीप जैसी रचना ये दिख रही है, जिसको हम इनफंडीबुलम कहते हैं, और यह इनफंडीबुलम हाइपोफाइसिस के साथ जुड़कर इस पीयूष काय नाम की रचना का निर्माण करता है। तो ये जो डायनसेफिलॉन है, यह भूख, प्यास, ताप आदि का केंद्र है, और यह पीयूष काय का निर्माण करता है। अब हम देखें इस मध्य मस्तिष्क के बारे में। हम देख रहे हैं मस्तिष्क का मध्य भाग, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, यह मध्य मस्तिष्क मनुष्य में कम विकसित होता है, और यह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है इसका प्रमस्तिष्क तंतु, और दूसरा भाग है दृष्टि पिंड या ऑप्टिक लोब। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क के दो भाग, प्रमस्तिष्क तंतु और दृष्टि पिंड या ऑप्टिक लोब, जिसे कि हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना भी कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है? यह मध्य में स्थित है, और इसका काम है अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ना। क्या करता है मध्य मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। अब हम तीसरे भाग पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है पश्च मस्तिष्क। आपको पश्च मस्तिष्क के 3 भाग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये पोन्स, इसके पास ये अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हम इनके बारे में समझते हैं। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे नीचे की ओर है, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा वाला भाग। मेडुला ऑब्लांगेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह आगे जाकर मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड का निर्माण करता है, और इसके अलावा इस भाग में श्वसन, हृदय गति, भोजन निगलने आदि के केंद्र स्थित होते हैं। इसी के साथ साथ ये जो ऊपर की ओर ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग है पोन्स, और ये पोन्स वाला भाग अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को, मेडुला ऑब्लांगेटा को और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। अब तीसरा भाग ये जो दिख रहा है, ये पूरा भाग जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस भाग को हम अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहते हैं। ये जो पूरी रचना आपको दिखाई दे रही है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है, और यह पेशियों के संकुचन और शिथिलन की क्रिया का नियंत्रण करता है। बच्चों, मस्तिष्क के चारों तरफ आपको ये 3 झिल्लियां दिखाई दे रही होंगी। इन्हें हम मस्तिष्क आवरण कहते हैं। ये झिल्लियां क्रमशः ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका, एरेक्नाइड या जाल तानिका और पायामेटर या मृदु तानिका होती हैं। ये झिल्लियां मस्तिष्क की सुरक्षा तथा ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ को सप्लाई करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से हमने मस्तिष्क की संरचना देखी, जिसमें हमने 3 मुख्य भाग देखे थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये आप देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क, ये बीच में ये वाला मध्य मस्तिष्क, और नीचे वाला ये पूरा भाग पश्च मस्तिष्क को दर्शा रहा है। और हमने अभी अग्र मस्तिष्क के 4 भागों को भी देखा था, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा जो कि हमको नीचे से दिखाई देने वाले चित्र में दिखेगा, उसका नाम है घ्राण पिंड, और चौथा डायनसेफिलॉन, जो कि यहाँ पर पीयूष काय के रूप में दिखाई दे रहा है।
आइए अब हम अग्र मस्तिष्क के प्रमुख भाग प्रमस्तिष्क के भागों और उसके कार्यों को देखते हैं। तो हमने देखा कि प्रमस्तिष्क यह बहुत बड़ा भाग होता है और यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। इसमें अनेक वलन या फोल्ड पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे वलन या फोल्ड पाए जाते हैं और इन वलन या फोल्ड को ग्यारी कहा जाता है। प्रत्येक प्रमस्तिष्क 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध से बना होता है। कौन से हैं वो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध? ये आपको 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध दिखाई दे रहे हैं जो आपस में कार्पस कैलोसम नाम की रचना से जुड़े होते हैं। ये कार्पस कैलोसम क्या कर रहा है? 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने का काम कर रहा है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बहुत सारी दरारें पाई जाती हैं और इन दरारों के कारण ये 5-5 भागों फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और इंसुला में बटा होता है। अब हम यहाँ देखें, ये पहला भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के जो भाग है, पहला फ्रंटल भाग या फ्रंटल लोब दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग पैराइटल लोब दिखाई दे रहा है और इसके बाद हमको ये ऑक्सीपिटल लोब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम टेम्पोरल लोब को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि टेम्पोरल लोब पैराइटल लोब के नीचे होता है। इसे हम मस्तिष्क को जब नीचे से चित्र देखेंगे उस समय समझेंगे। साथ ही साथ हमें इंसुला भाग भी सामने से दिखाई नहीं देता। अब इस मस्तिष्क में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जैसे कि प्रेरक क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र, श्रवण क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र और वाक क्षेत्र। ये क्रमशः सुनने, देखने, सूंघने आदि का कार्य करते हैं। इस चित्र में हमको ये 2 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ये लिखा है मोटर अर्थात प्रेरक क्षेत्र और ये सेंसरी अर्थात संवेदी क्षेत्र। अग्र मस्तिष्क का द्वितीय भाग है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है यह भूख, प्यास और ताप की मात्रा तथा भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और कुछ न्यूरो हार्मोन का स्रावण भी करता है। अगला भाग है ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड और यह भाग सूंघने का या गंध के ज्ञान का केंद्र होता है। अगला भाग डायनसेफेलॉन और यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे स्थित होता है और डायनसेफेलॉन भी भूख, प्यास, नींद, ताप, थकावट आदि के नियंत्रण का केंद्र होता है। यहाँ हम 2 चित्र देख रहे हैं। यह मस्तिष्क का वर्टिकल सेक्शन है और यह मस्तिष्क का नीचे से देखने वाला चित्र है। हमने जो चीजें पहले चित्रों में नहीं देखी थी, यहाँ हम देखें कि अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क का टेम्पोरल वाला भाग जो हमको वर्टिकल सेक्शन में नहीं दिखता वह यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ हमको घ्राण पिंड अर्थात ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट वाला भाग भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और हमने देखा था कि डायनसेफेलॉन को एक छोटी सी कीप ढके हुए होती है और इस कीप को इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो ये भी हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। और मध्य मस्तिष्क जो कि ऑप्टिक पिंड से बना हुआ होता है, तो ये यहाँ पर हमको ऑप्टिक पिंड के या ऑप्टिक काइज़्मा और ऑप्टिक ट्रैक्ट वाले भाग दिखाई दे रहे हैं। और हमने मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ा है कि यह अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। पश्च मस्तिष्क के 3 भागों में मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनुमस्तिष्क का कार्य है कंकाली पेशियों के संकुचन और शिथिलन की क्रिया का नियंत्रण और पोन्स वाले भाग का काम है अनुमस्तिष्क के दोनों भागों मेडुला ऑब्लांगेटा
और मध्य मस्तिष्क को जोड़ना। हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती रहती हैं, जैसे खांसना, छींकना, गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ का पीछे हटा लेना आदि। ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और इनका नियंत्रण मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। इन क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज मार्शल हॉल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। वे क्रियाएं जो किसी बाह्य उत्तेजना या उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया के रूप में अनैच्छिक रूप से होती हैं, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। ये मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंतिम सिरे से शुरू होकर पुच्छ कशेरुका के अंतिम सिरे तक स्थित होती है। अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट देखें तो हमें कुछ स्पष्ट भाग दिखाई दे रहे हैं। इस बीच वाले भाग को हम केंद्रीय नाल कहते हैं। केंद्रीय नाल के चारों तरफ ये जो गहरा भाग दिखाई दे रहा है तितली के आकार का, इसे हम धूसर पदार्थ कहते हैं और बाहर वाला कुछ हल्का भाग श्वेत पदार्थ कहलाता है। धूसर पदार्थ से ऊपर और नीचे की ओर क्रमशः पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ श्रृंग पाए जाते हैं या सींग के जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जो आगे जाकर के पृष्ठ मूल और प्रतिपृष्ठ मूल को बनाती हैं। ये आपको डार्सल रूट अर्थात पृष्ठ मूल और नीचे की ओर वेंट्रल रूट अर्थात प्रतिपृष्ठ मूल दिखाई दे रही है। इन पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ मूल से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो आपस में मिलकर मेरुरज्जुयी तंत्रिकाएं बनाती हैं और मेरुरज्जुयी तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। पृष्ठ मूल के तंत्रिका तंतु संवेदी प्रकृति के और प्रतिपृष्ठ मूल के तंत्रिका तंतु प्रेरक प्रकृति के होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में भाग लेने वाले शरीर के अंग और ऊतक एक चाप बनाते हैं। इसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसी चाप से होकर प्रतिवर्ती क्रिया का उद्दीपन या संवेदना आती है और प्रेरणा या निर्देश जाता है। दूसरे शब्दों में प्रतिक्रिया का आवेग जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप निम्न अंगों का बना होता है। ये आप देख रहे हैं, पहला अंग है ग्राही अंग। ग्राही अंग अर्थात वह अंग जो कि संवेदना को ग्रहण करता है। इस चित्र में वह अंग त्वचा है। फिर दूसरा भाग होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका संवेदना को लेकर जाती है। अगला है तंत्रिका केंद्र, जो कि यहाँ पर मेरुरज्जु है। संवेदना कहाँ गई? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उसके बाद इस संवेदना को माध्यमिक न्यूरॉन या प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के द्वारा आदेश में परिवर्तित कर दिया जाता है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका इस आदेश को लेकर कार्यात्मक अंग तक पहुंचती है। और कार्यात्मक अंग है यहाँ पर हाथ की मांसपेशी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी त्वचा संवेदना को ग्रहण करती है। यह संवेदना संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड के माध्यमिक न्यूरॉन उसे अनुक्रिया या आदेश के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद प्रेरक तंत्रिका कोशिका उस आदेश को लेकर कार्यात्मक अंग तक पहुंचती है और कार्य संपन्न होता है। अर्थात मस्तिष्क के इंटरफियर के बिना ही मेरुरज्जु अपना कार्य अति शीघ्रता से पूर्ण कर लेती है
और जब तक मस्तिष्क को इसका संदेश पहुंचता है तब तक हाथ उस गर्म वस्तु से दूर हो जाता है और इस तरह से मेरुरज्जु दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा कर देती है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं अति शीघ्रता से होती हैं और इन क्रियाओं के कारण हम अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। धन्यवाद बच्चों।